गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 5वीं हिंदी द्वितीय यानी हिंदी सेकंड का पाठ 16 विराम चिन्ह पढ़ाने जा रही हूँ। तो विराम चिन्ह का विराम का मतलब होता है रुकना। ऐसे चिन्ह जिनको मतलब हम कहाँ पे यूज में लेते हैं, जहाँ हम वाक्य में थोड़ा बहुत रुकते हैं या ठहरते हैं, उस जगह जो चिन्ह काम में लेते हैं उसे हम विराम चिन्ह बोलते हैं। देखिए, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि सभी बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सभी का अपनी बात कहने का तरीका भिन्न है। यानी सभी अलग अलग तरीके से अपनी बात को प्रकट करते हैं। कोई अपनी बात में थोड़ा विराम देता है और कोई अधिक, कोई प्रश्न पूछता है तो कोई हैरानी से कुछ कहता है। इन सभी भावों को दर्शाने हेतु लिखित भाषा में कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो देखिए, हमारे जो भाव होते हैं उनको दर्शाने के लिए हम लिखते समय कुछ चिन्हों को काम में लेते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखिए, हम बोलते हैं, बोलते समय तो हम विराम चिन्हों का यूज में ले ही नहीं सकते ना। जैसे हम बोल रहे हैं, बोलते समय हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे किसी बात को कहने के बाद कि पूर्ण विराम नहीं। लिखते समय जिन चिन्हों को काम में लेते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ये विराम चिन्ह कभी कभी इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इनसे वाक्यों के अर्थ ही बदल जाते हैं। जैसे रोको, मत, जाने दो। रोको, रोको के बाद में कोमा लगा हुआ है, इसका मतलब उसको रोक लो। मत जाने दो, उसको जाने मत दो। और सेकंड है, देखो, रोको मत, फिर कोमा लगा है, जाने दो। उसको रोको मत, उसको जाने दो। ठीक है, तो दोनों में वाक्य में अंतर आ गया। फर्स्ट में वाक्य में हमें क्या समझाया गया है कि उसको रोक लो, उसको जाने मत दो। और दूसरे वाक्य में हमें कहा गया है कि उसको रोको मत, उसको जाने दो। उपयुक्त वाक्यों की शब्दों और शब्द क्रमों में कोई अंतर नहीं है, केवल अल्प विराम के स्थान में परिवर्तन किया गया है, जिससे वाक्य का अर्थ ही बदल चुका है। यानी जो पूर्ण विराम है, मतलब वाक्य में सारे शब्द एज इट इज वैसे के वैसे ही है, सिर्फ जो अल्प विराम है यानी जिसको हम बोलते हैं कोमा, अल्प विराम की स्थिति है वो चेंज की गई है। पहले रोको के बाद में था, उसके बने रोको मत के बाद में अल्प विराम को लगा दिया गया है। स्पष्ट है कि अपने भावों और विचारों को अधिक से अधिक स्पष्टता के साथ प्रयोग में लाने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो स्पष्ट है कि हम अपने भावों और विचारों को अधिक से अधिक स्पष्ट करने के लिए किसको काम में लेते हैं? विराम चिन्हों को काम में लेते हैं। देखिए, पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में विराम देने हेतु लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में विराम देने हेतु लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए, ऊपर जो चित्र दिया गया था उसमें एक वाक्य बोले गए हैं बच्चों के माध्यम से। तो ये देखिए, क्या खेलेंगे, क्या, यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। चलो कुछ खेलते हैं, चलो के बाद में हल्का सा विराम है इसलिए कोमा लगा दिया, चलो कुछ खेलते हैं। अरे, तुम फुटबॉल लाए हो, तो अरे के बाद में क्या आएगा? आपके संबंध बोधक यानी विस्मय, विस्मय, अरे, अरे यानी विस्मय वाला चिन्ह आएगा। तो विस्मय का मतलब क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी साइन। तो अरे के बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। तुम फुटबॉल लाए हो, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे। झूला झूलोगे, प्रश्न पूछा गया है। मुझे तो झूलों से डर लगता है, नॉर्मल सेंटेंस है, पूर्ण विराम लग जाएगा। डरो मत, कोमा, हमारे साथ झूलो, पूर्ण विराम। वाह, वाह के बाद में आपको पता ही है विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगेगा। यहाँ तो झूले भी हैं, है के बाद में पूर्ण विराम लगेगा। हम फुटबॉल खेलेंगे, खेलेंगे के बाद में क्या आएगा? पूर्ण विराम आएगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे वाक्यों में देखिए चेंजिंग हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, हम आगे कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं उनको समझते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं और ये कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम निम्नलिखित विराम चिन्हों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम खड़ी पाई को बोलते हैं। वाक्य पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। कोई भी हम वाक्य बोलते हैं और वह वाक्य जब खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो पूर्ण विराम को काम में लिया जाता है, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। देखिए उदाहरण,
राम अयोध्या के राजा थे पर वाक्य खत्म हो गया, पूर्ण विराम लग गया। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ पे वाक्य खत्म हो गया, पूर्ण विराम लग गया। पिताजी मुझे बुला रहे हैं, है के बाद में पूर्ण विराम लग गया। नेक्स्ट आप देखिए अर्ध विराम, जहां कोई वाक्य पूरा होने पर भी दूसरे वाक्य से जुड़कर ही पूर्ण होता है, वहां पर अर्ध विराम लगा चिन्ह लगाया जाता है। देखिए ध्यान से सुनिए, जहां कोई वाक्य पूरा होने पर भी दूसरे वाक्य से जुड़कर पूर्ण होता है, देखिए वह रोज यहाँ आता है। यहाँ पर वाक्य अपना कंप्लीट हो रहा है, पर हम मतलब एक सेंटेंस के अंदर कई वाक्य को यूज में लेते हैं। तो देखिए वह रोज यहाँ आता है, अर्धविराम, हमारे साथ बैठता है और अनेक समस्याओं पर विचार करता है। नेक्स्ट देखिए हम सब भारतीय हैं, अर्धविराम, हम अपने देश की रक्षा हेतु हर पल तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अल्प विराम, अल्प विराम को हम इंग्लिश में कोमा भी बोलते हैं। जब अपनी बात कहने के लिए बीच बीच में रुक रुक कर आगे बढ़ना होता है, या हम अधूरे ठहराव पर अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं, यानी हल्का सा जब एकदम से कम समय के लिए हमें रुकना हो तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम। जैसे राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और अंगद साथ साथ चल रहे थे। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और अंगद साथ साथ चल रहे थे। तो देखिए राम, लक्ष्मण और सुग्रीव, इन तीनों के बीच में, इन दोनों शब्दों में, तीनों शब्दों में हमने क्या लगाया, कोमा लगाया। श्री राम डिसूजा बाजार से फल, सब्जियां, दूध और अन्य सामान लाए। तो ये फल के बाद में हमने लगाया कोमा, सब्जियों के बाद में कोमा। इस तरीके से हमें क्या पता चल रहा है, हम अल्प विराम, हम थोड़ा से समय के लिए रुक रहे हैं। प्रतिभा के पास गांधी जी, कोमा, जवाहरलाल नेहरू, कोमा, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद के सुंदर चित्र हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए कहाँ लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के पूर्ण होने पर लगाया जाता है। जहां आप प्रश्न पूछ रहे हो, क्या, क्यों, कैसे, कौन, है ना, किधर, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसके एंड में क्या लगाया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय यानी आश्चर्य, तो विस्मय का मतलब क्या होता है, हर्ष यानी खुशी, शोक यानी कि दुख, भय यानी डर, विस्मय यानी आश्चर्य, घृणा यानी हेट आदि भावों की अभिव्यक्ति करने वाले शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैसे काले काले बादल, देखिए आहा कैसे काले काले बादल घिर कर आ गए। यहाँ पर क्या भाव आया है, हर्ष यानी खुशी का भाव। अरे तुम तो उनके भाई हो, तुम्हें भी उन्होंने ये बात नहीं बताई। तो यहाँ पर क्या आया, विस्मय का भाव, कि अरे तुम तो उनके भाई हो, तुम्हें भी उन्होंने ये बात नहीं बताई। तो ये क्या हो गया, विस्मय का भाव प्रकट हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, छी छी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर छी छी क्या है, घृणा का भाव है। तो छी छी के जस्ट बाद में आप ये चिन्ह लगाएंगे, हे परमात्मा, रामलाल के बच्चों की रक्षा करना। तो आप परमात्मा को क्या कर रहे हो, संबोधित कर रहे हो, संबोधन कर रहे हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कब लगाया जाता है, इसे संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है। पास पास प्रयुक्त होने वाले शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, भला बुरा, दाएं बाएं, माता पिता, साथ साथ, अपना पराया, इस ऐसे शब्द होते हैं जो एक साथ काम में आते हैं, तो उनके बीच में ये योजक चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए आप निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है। जैसे पुस्तकालय के निम्न निर्देश हैं, यानी हम नीचे किसी चीज के कोई पॉइंट्स लिख रहे हैं और ऊपर एक लाइन लिखते हैं ना कि निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, निर्देशक चिन्ह। आप देखते होंगे प्रश्नोत्तर वगैरह आपको जब भी देते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, संक्षिप्त उत्तर दीजिए, तो दीजिए के बाद में ये चिन्ह लगाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह कहते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में क्या अंतर है। देखिए योजक चिन्ह का जो चिन्ह है वो छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह का चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होता है, यही इसमें अंतर है। उद्धरण या अवतरण चिन्ह,
उद्धरण यानी डबल इन्वर्टेड कोमास। जब किसी का कथन, जब मान लो कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है, कोई बात बोलता है, तो उसकी बात को एज इट इज ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं या जो का तो बोल देते हैं, तो उसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कोमास। डबल इन्वर्टेड कोमास का मीन्स होता है एज इट इज, उसके बाद को वैसा का वैसा हमने बोला है या लिखा है, तो वहां पर आपके कोमा आता है डबल इन्वर्टेड कोमास। कृष्ण ने कहा, छोटा सा आपको कोमा लगाना है जिसको हम बोलते हैं अल्प विराम कोमा। फिर आप बताइए, अब कृष्ण ने क्या बताया, अर्जुन सामने खड़ी शत्रु सेना पर आक्रमण करो, तो ये बात उनकी बोली हुई थी, इसलिए हमने उसको डबल इन्वर्टेड कोमास में डाल दिया है। महात्मा गांधी ने कहा, इसके बाद में आपके आएगा कोमा। उसके बाद में देखिए, स्वतंत्रता हेतु अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, इसको हमने डबल इन्वर्टेड कोमास में बंद कर दिया है। त्रुटि चिन्ह, जब वाक्य लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो उसे लिखने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को त्रुटि चिन्ह कहते हैं। देखिए, जब हम वाक्य लिखते हैं और वाक्य में कोई शब्द हमारा छूट जाता है, तो उसको लिखने के लिए हम एक चिन्ह काम में लेते हैं, उसे हम कहते हैं त्रुटि चिन्ह। जैसे देखिए, मैंने सारा कर लिया है, अब आप लिखना भूल गए कार्य, तो कार्य लिखने के लिए आप इसके बीच में ये ऐसा वाला चिन्ह लगाएंगे और ऊपर लिख देंगे कार्य, तो ये आपका है त्रुटि चिन्ह। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। तो इसमें हम विराम चिन्ह लगाते हैं, दिव्या के बाद में कोमा, मोहिनी कोमा यानी अल्प विराम, दिव्या अल्प विराम, मोहिनी अल्प विराम, सात्विक और राजीव घूमने गए, वाक्य हमारा खत्म होता है, पूर्ण विराम लगा देंगे। छी छी, ये यहाँ पर विस्मय बोधक यानी यहाँ पर छी छी आपने घृणा है, तो यहाँ पर हम विस्मय बोधक यानी खड़ी पाई उसके नीचे बिंदी, ये विस्मय बोधक का साइन है, ये लगाते हैं। उसके बाद में यह सब कहते हुए अल्प विराम आएगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पूर्ण विराम। मेले में असंख्य स्त्री और पुरुष के बीच में योजक चिन्ह लगेगा, फिर कोमा, नर नारी के बीच में योजक चिन्ह लगेगा, फिर अपने कोमा, फिर बाल और वृद्ध में योजक चिन्ह लगेगा, और अमीर गरीब के बीच में कोमा, साथ साथ के बीच में कोमा, चल रहे थे, पूर्ण विराम। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, कोमा, फिर इसको डबल इन्वर्टेड कोमास में, यानी कोई अगर कोई बात कह रहा हो, उसकी बात को एज एज इट इज हम बोलते हैं, तो उसे हमें डबल इन्वर्टेड कोमास में लिख देते हैं, तो इसको हम डबल इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं, लास्ट में पूर्ण विराम। अरे तुम कहाँ गए थे, आए के बाद में विस्मय बोधक चिन्ह लगाएंगे, तुम कहाँ गए थे, ये हमारा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, गांधी जी ने कहा, अल्प विराम, सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलो, इसको हम उद्धरण चिन्ह द्वारा बंद करते हैं और लास्ट में लगाते हैं पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक, तुमने आज क्या खाया, खाया के बाद में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, अल्प विराम, रमा, अल्प विराम, सीता, अल्प विराम, रक्षा, अल्प विराम, और नेहा और सीमा मेरी सहेलियां हैं। नेक्स्ट देखिए, विस्मयादि बोधक, अरे वाह, विस्मयवाचक चिन्ह लगाएंगे, कितना सुंदर बगीचा है, पूर्ण विराम लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण विराम, राम मेरे घर आया था, पूर्ण विराम, लाघव चिन्ह, डॉक्टर, फिर आप लाघव चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, फिर आप लिखेंगे राघे राघव एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं। नेक्स्ट देखिए, मौखिक प्रश्न होता है, विराम चिन्ह की परिभाषा बतानी है और विराम चिन्हों के नाम लिखें। अब यहाँ पर देखिए, हमें कॉलम ए और बी को मिलाना है, यानी कि कॉलम क और ख को उचित तरीके से मिलान करना है, तो यहाँ पर हम मिलान करेंगे। उद्धरण चिन्ह को हम मिलाते हैं थर्ड नंबर से, जिसको हम डबल इन्वर्टेड कोमास कहते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम को हम मिलाते हैं यहाँ। उसके बाद में देखिए, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक को चिन्ह को मिलाते हैं सबसे नीचे। उसके बाद में त्रुटि चिन्ह को मिलाते हैं, फिर मिलाते हैं विस्मयादि बोधक को,
उसके बाद में मिलाते हैं योजक चिन्ह को, और सबसे लास्ट में हम मिलाते हैं निर्देशक चिन्ह को। निम्न विराम चिन्हों के सही विकल्पों का चयन करके हमें उस पर टिक लगाना है। तो अर्धविराम होगा हमारा फर्स्ट, जो क है वो हमारा अर्धविराम है। नेक्स्ट देखिए पूर्ण विराम, जो हमारा सबसे लास्ट में ग है वो हमारा पूर्ण विराम होगा। आज हमारा विराम चिन्ह का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इसको पढ़िए, समझिए, इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, उसको आप अपने अभ्यास पुस्तिका में करिए और समझने की कोशिश कीजिए। इन चिन्हों को याद रखिए ताकि आप इसका सही स्थान पर सही जगह प्रयोग कर पाएं। तो आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।